हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह आज आप लोगों के लिए सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक कॉलॉइडल अवस्था लेकर आया हूँ। और आप लोग जानते हो कि यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। अगर हम लोग बात करें अधिशोषण, उत्प्रेरण और कॉलॉइडल अवस्था में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कॉलॉइडल अवस्था है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका अधिशोषण और सबसे कम इंपॉर्टेंट रहता है आपका उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक में आपसे ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए कंपटीशन वगैरह में कम आता है। पर यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में भी आएंगे और आपके बोर्ड में भी आएंगे। चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई कॉलॉइडल अवस्था की। एक साइंटिस्ट थे बेटा, ग्राहम, ठीक है, थॉमस ग्राहम इनका नाम था पूरा, थॉमस ग्राहम, ठीक। तो थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को चरम पत्र होता है बेटा, पार्चमेंट झिल्ली, ठीक है। इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से होकर पास कर रहे थे पदार्थों को। तो इन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ चरम पत्र में से होकर गुजर जाते हैं। कुछ पदार्थों के विलयन चरम पत्र से होकर क्या हो जा रहे थे बेटा, गुजर जा रहे थे। और कुछ पदार्थों के विलयन चरम पत्र से होकर नहीं गुजर रहे थे, या फिर कठिनाई से गुजर रहे थे तो बहुत धीरे धीरे बहुत कठिनाई हो रही थी। तो इन्होंने कहा जो चरम पत्र से होकर आसानी से गुजर जा रहे हैं उन्हें हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाभ। उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, क्रिस्टलाभ, ठीक। और जो आसानी से नहीं गुजर रहे हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे कॉलॉइड। तो इन्होंने विसरण के आधार पर, किससे विसरण के आधार पर, चरम पत्र से विसरण के आधार पर, चरम पत्र से विसरण के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांट दिया बेटा, दो भागों में। एक कौन सा, क्रिस्टलाभ, और दूसरा क्या, कॉलॉइड। क्लियर है पॉइंट। अगर आपसे क्रिस्टलाभ की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्रिस्टलाभ की डेफिनेशन क्या लिख के आओगे इनके अकॉर्डिंग, कि क्रिस्टलाभ वे पदार्थ होते हैं जिनके विलयन चरम पत्र से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। और अगर कॉलॉइड की डेफिनेशन पूछे तो हम लोग क्या लिख कर आएंगे, वे पदार्थ जिनके विलयन चरम पत्र से होकर आसानी से नहीं गुजर पाते क्या कहलाते हैं बेटा, कॉलॉइड कहलाते हैं। क्लियर है पॉइंट। पर इनकी ये थ्योरी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाई। क्यों, कुछ ऐसे पदार्थ पाए गए जिनमें विलायक बदल देने पर वह क्रिस्टलाभ से कॉलॉइड की भांति व्यवहार करने लग जाते थे, या फिर कॉलॉइड से किसकी भांति, क्रिस्टलाभ की भांति। तो इसलिए थ्योरी क्या हो गई, फेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया नमक, NaCl। अगर आप NaCl को जल में घोल रहे हो बेटा, किस में घोल रहे हो, जल में, तो यह ट्रीट करता है क्रिस्टलाभ की तरह। नमक किसकी तरह ट्रीट करेगा, क्रिस्टलाभ। और जबकि NaCl को अगर हम लोग बेंजीन में घोल दें, किस में घोल दें बेटा, बेंजीन में, तो यह ट्रीट करता है कॉलॉइड की तरह। तो अब आप NaCl को किस में रखोगे भाई, क्रिस्टलाभ कहोगे या फिर कॉलॉइड कहोगे। तो ये समस्या हमारे सामने आ गई। इसी तरीके से हमने साबुन की जब बात की गई तो साबुन अगर जल में घोला जाए तो वह किसकी तरह काम करता है बेटा, कॉलॉइड की तरह ट्रीट करता है, कॉलॉइड की तरह व्यवहार करता है। जबकि अगर उसे किस में घोल दिया जाए, एल्कोहल में, तो अगर एल्कोहल में घोलेंगे तो यह किसकी तरह ट्रीट करने लगेगा बेटा, क्रिस्टलाभ की तरह। किसकी तरह, क्रिस्टलाभ। तो यह समस्या हमारे सामने आ गई कि एक ही पदार्थ विलायक बदल देने पर अगर जल ले रहे हैं तो क्या है, कॉलॉइड, और जबकि एल्कोहल ले रहे हैं तो वह किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, क्रिस्टलाभ। इसका मतलब यह वर्गीकरण सही नहीं है और यह वर्गीकरण हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई थॉमस ग्राहम ने पदार्थों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया था, तो आप लोग क्या टिक कर क्या हो गए, पदार्थों के चरम पत्र से विसरण के आधार पर, पदार्थों के चरम पत्र से विसरण के आधार पर। और कितने भागों में बांट दिया था, दो भागों में। कौन कौन से में, एक वे जो क्रिस्टलाभ है और एक वे जो कॉलॉइड है। क्रिस्टलाभ किन्हें कहा गया, जो चरम पत्र से होकर आसानी से गुजर जाएंगे, और कॉलॉइड किसे कहा गया, जो चरम पत्र से होकर आसानी से नहीं गुजरते या बिल्कुल नहीं गुजरते हैं। क्लियर हुई पॉइंट। चलिए अब फिर क्या हुआ, थ्योरी बदली गई और वर्गीकरण का आधार बदला गया। इस बार जो वर्गीकरण का आधार था वह क्या रखा गया बेटा, विलेय के कणों के आकार के आधार पर। अब हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट हो गए पहले की तुलना में। हमने कहा भाई जो वर्गीकरण करोगे वो किसके आधार पर करोगे, कणों के आधार पर। और वो भी किसके कण, देखो जब भी आप विलयन की बात करते हो तो विलयन में बेटा विलेय होता है एक, और एक क्या होता है, विलायक, विलेय और विलायक। तो जो आधार बनेगा वह बनेगा विलेय। क्या बनेगा, विलेय। तो विलेय के कणों के आधार पर, विलेय के कणों के आकार के आधार पर,
अब विलय के कणों के आकार के आधार पर हमने बिलियन को 3 भागों में बांटा बेटा। किस में भागा? 3 भागों में। ठीक, पहले वो थे जिनका साइज, जिनमें विलय के कणों का साइज 1 नैनोमीटर से बेटा छोटा हो। 1 नैनोमीटर से अगर विलय के कणों का साइज छोटा है तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक विलयन। क्या बोलेंगे? वास्तविक विलयन। क्लियर है पॉइंट? और दूसरे वो जिनमें विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से क्या हो? बड़ा हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? निलंबन। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? निलंबन। अब देखो, 1 नैनोमीटर से छोटे वाले को आपने क्या बोल दिया? वास्तविक विलयन। 1000 नैनोमीटर से बड़े वाले को आपने क्या बोल दिया? निलंबन। तो जो इनके बीच में है उन्हें क्या बोला गया? कॉलॉइड। इसका मतलब कॉलॉइड के जो कणों की परास हो गई वो कितनी हो जाएगी बेटा? 1 नैनोमीटर से तो बड़ी और 1000 नैनोमीटर से छोटी। और यह कण अगर होते हैं तो इन्हें हम लोग कहते हैं कॉलॉइडी कण, और इनके विलयन को क्या कहा जाएगा? कॉलॉइडी विलयन। क्लियर है पॉइंट? तो इस प्रकार हमने विलय के कणों के आधार पर इनको 3 भागों में बांट लिया। देखिए, जो 1 नैनोमीटर से साइज के छोटे हैं विलय के कण, और आपको पता है विलायक जो होता है, जनरली हम लोग विलायक यूनिवर्सल विलायक के रूप में किसको लेते हैं बेटा? जल को। और जल जो है वहाँ पर उनके कणों का साइज भी कितना रहेगा? 1 नैनोमीटर से छोटा। तो इसका मतलब विलयायक और विलय दोनों के कणों का आकार क्या हो गया? समान। विलय और विलायक दोनों के कणों का आकार क्या? समान। विलायक को विलय के कणों का आकार समान हो तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? वास्तविक विलयन। क्या बोल देते हैं? वास्तविक विलयन। ठीक है, अगर वास्तविक विलयन की बात कर रहे हैं तो ये समांगी मिश्रण होगा बेटा। कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण। पर यहाँ पर अभी भी इसके कणों का आकार क्या रहेगा? विलायक के कणों का आकार 1 नैनोमीटर, जबकि इनका साइज उनसे बढ़ गया, तो ये कैसा मिश्रण बन जाएगा? विषमांगी। ये कैसा मिश्रण बन जाएगा? विषमांगी। और यहाँ पर भी इनका तो साइज विलय के कणों का आकार कितना है? 1000 नैनोमीटर, जबकि विलायक के कणों का साइज अभी भी कितना है? 1 नैनोमीटर के आसपास। तो यहाँ पर यह भी कैसा रहेगा? विषमांगी। इसका मतलब अब जो हमारा विलयन था, मिश्रण जो था वो 2 प्रकार का हो गया, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। कॉलॉइड किस में जाता है आपका? विषमांगी मिश्रण में। निलंबन भी किस में जाता है? विषमांगी मिश्रण में। अगर अब आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है वास्तविक विलयन की, तो कैसे लिखोगे? देखो, वास्तविक विलयन की डेफिनेशन लिखनी है। वास्तविक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल में नमक व जल का विलयन या चीनी व जल का विलयन। ठीक है, अब आ जाइए किस पर? कॉलॉइडी विलयन की डेफिनेशन पर। तो क्या डेफिनेशन लिख के आओगे? यह एक समांगी के समान दिखने वाला विषमांगी तंत्र होता है। दिखने में कैसा है? समांगी है, पर रियल में कैसा है? विषमांगी है। यह एक समांगी के समान दिखने वाला विषमांगी तंत्र होता है जिसमें कणों का आकार, जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग आ जाते हैं निलंबन की डेफिनेशन पर। निलंबन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? यह एक विषमांगी तंत्र होता है जिसमें विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। तो मुझे लग रहा है कि इन तीनों की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और अब हम लोग अपना इन तीनों में क्या करेंगे बेटा? अंतर करेंगे। ठीक है, किस किस में? वास्तविक विलयन, कॉलॉइडी विलयन और निलंबन में अंतर। और बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, और कैसे आपको बोर्ड में लिख के आना है वो हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग इस अंतर को यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से वास्तविक विलयन, कॉलॉइडी विलयन और निलंबन में क्या है? अंतर है। ठीक, देखिए आपको एग्जाम में बिल्कुल इस तरीके से टेबल बना के लिख के आना है। अगर आपसे कोई पूछे भाई वास्तविक विलयन की डेफिनेशन क्या है, तो आप इसके पॉइंट्स लिखते चले जाना, जो भी आपको याद आए। कॉलॉइडी विलयन की बात करें तो इसके पॉइंट्स लिख देना, निलंबन की बात करें तो इसके पॉइंट्स लिख देना, और अगर अंतर आए तो फिर तो हम लोग पूरी टेबल बनाकर लिख ही देंगे। और अब यहीं पर मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी समझा दूंगा और ये डिफरेंस भी हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे। देखो मैंने डेफिनेशन लिखा ही नहीं है इसीलिए, क्योंकि मुझे ये टेबल आप लोगों को समझानी थी। ठीक, देखो सबसे पहला पॉइंट है गुण में अगर बात करें तो प्रकृति की। भाई प्रकृति कैसी है? तो आपको पता है वास्तविक विलयन की प्रकृति कैसी है बेटा? समांगी। यहाँ पर विलय और विलायक जो दोनों हैं उनके कणों का आकार समान है, तो इसीलिए हम लोग प्रकृति कैसे कह देंगे इसकी? कैसी है बेटा? समांगी। जबकि कॉलॉइडी विलयन में विलय और विलायक जो होंगे उनके आकार समान नहीं है, तो उनकी प्रकृति कैसी हो गई? विषमांगी। और निलंबन में भी आकार समान नहीं होता, इसलिए इनकी भी प्रकृति कैसी हो गई? विषमांगी। ठीक, चलिए पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब है कण का आकार।
वास्तविक विलयन में जो विलय होता है उसके कण का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है बेटा, छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से छोटा कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिखा रखा है। एग्जैक्ट इतना बड़ा नहीं है, पर हम लोग बोर्ड पर इसे छोटा सिंबल के रूप में दिखा रखा है, भाई इस तरीके से होगा। जबकि कोलॉइडी विलयन में जो विलय के कणों का आकार होगा वो 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा। तो देखो साइज फिर बढ़ गया कुछ ना कुछ। और अगर निलंबन की बात करें तो उनका साइज 1000 नैनोमीटर से बेटा क्या है, बड़ा, तो देखो साइज फिर बढ़ गया। अब देखिए एक पॉइंट और आप लिख सकते थे यहाँ पर, थर्ड पॉइंट, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, दृश्यता। दृश्यता का मतलब दिखाई देना। आप किससे देख सकते हो, तो देखो जो ये पार्टिकल हैं 1 नैनोमीटर से छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे, तो आप लोग ना तो इन्हें नग्न आंखों से देख सकते हो ये, और ना ही आप किससे देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, अति सूक्ष्मदर्शी, वो भी माइक्रोस्कोप लेवल तक के ही आपको चीज़ों को क्या कर पाएगा, दिखा पाएगा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁷ तक के मीटर। और जबकि यहाँ पर हमारा साइज कितना बताओ, 1 नैनोमीटर में तो बेटा होगा 10⁻⁹ मीटर। इसका मतलब साइज हमारा बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब दृश्यता में हम लोग क्या लिख के आएंगे इसमें पॉइंट, कि इसके कणों को नग्न आँखों व अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। क्लियर है पॉइंट, दोनों से नहीं देख सकते हो। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसे हम लोग नग्न आंखों से तो नहीं देख पाएंगे, पर हाँ किससे देख लेंगे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, क्योंकि 1000 नैनोमीटर का मतलब है बेटा 10⁻⁻6 मीटर। इसका मतलब हाँ ये हमारी उस रेंज में आ जाएगा जिसे अति सूक्ष्मदर्शी क्या कर लेता है, देख लेता है। तो इनके कणों को हम लोग किसकी सहायता से देख सकते हैं बताइए, अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। पर किससे नहीं देख पाओगे, नग्न आंखों से नहीं देख पाओगे। और अगर हम लोग बात करें विस्मान निलंबन की, तो निलंबन के कणों को आप नग्न आंखों से भी देख सकते हो और उसके साथ साथ किसकी सहायता से भी देख सकते हो, अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। जब नग्न आंखों से दिख रहा है तो अति सूक्ष्मदर्शी से तो दिखेगा ही। तो ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आइए पृथक्करण, जैसे विलय और विलायक के कण है तो इन दोनों को हम लोग पृथक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मिश्रण बनाने के पश्चात ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दो चीजें हमारे पास, एक है फिल्टर पेपर और एक है चरमपत्र झिल्ली। तो फिल्टर पेपर का जो साइज होता है वहाँ पे जो छिद्र होते हैं वो थोड़े से बड़े आकार के होते हैं, जबकि जो चरमपत्र होता है वहाँ पर उसमें जो छिद्र होंगे उनका साइज क्या होगा बेटा, छोटा। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म हो गई, अगर कोई चीज़ चरमपत्र झिल्ली से होकर निकल रही है या चरमपत्र पेपर से होकर निकल रही है तो वह फिल्टर पेपर से भी होकर निकल जाएगी। और अगर कोई चीज़ फिल्टर पेपर से ही नहीं निकल रही तो वह चरमपत्र झिल्ली से भी नहीं निकलेगी। क्लियर है पॉइंट। अब देखो ये साइज जो है ये इससे भी पास हो जाएगा और ये वाला साइज इससे भी पास हो जाएगा, दोनों से निकल जाएंगे ये। तो इसका मतलब क्या है, ना तो आप विलय और विलायक को फिल्टर पेपर से अलग कर पाओगे और ना ही किससे कर पाओगे, चरमपत्र झिल्ली से, क्योंकि इन कणों का जो साइज है वो क्या है, छोटा है। किससे, 1 नैनोमीटर से। और विलायक के कणों का साइज तो ऑलरेडी 1 नैनोमीटर का। तो इसका मतलब दोनों ही छोटे हैं। जब दोनों ही छोटे तो दोनों इसमें से रुकने वाले नहीं हो, दोनों ही पास हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट। तो इसीलिए पृथक्करण चाहे फिल्टर पेपर से करो चाहे चरमपत्र झिल्ली से, दोनों से असंभव है वास्तविक विलयन के केस में। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हो साइज बढ़ गया। जब साइज बढ़ गया तो ये वाले जो कण हैं ये किससे पास हो जाएंगे बेटा, फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर से तो निकल जाएंगे। जब फिल्टर पेपर से निकल जाएंगे तो ना तो विलय के कण अलग हो रहे हैं ना विलायक के, दोनों गुजर जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है विलय के कण तो अभी भी, विलायक के कण जो है यहाँ पर वो अभी भी क्या है, अति सूक्ष्म में छोटे हैं। तो ये तो निकल रहे हैं पर ये भी निकल जा रहे हैं। तो हमने लिखा कि इनका पृथक्करण क्या है, असंभव है। क्लियर है पॉइंट। पर अगर हम लोग चरमपत्र झिल्ली की बात करें तो ये जो हमारे विलायक के कण थे ये तो निकल जाएंगे चरमपत्र से होकर, क्योंकि इनका साइज तो छोटा है। पर कौन रुक जाएंगे, कोलॉइडी वाले। जब कोलॉइडी वाले रुक जाएंगे तो हम लोग कहेंगे पृथक्करण क्या हो गया बेटा, संभव हो गया। क्लियर है पॉइंट। अब आ जाइए यहाँ पर इन दोनों में अगर बात करें निलंबन के कणों का आकार, तो इनसे, इनके छिद्रों से क्या है, बड़ा है। जब इनके छिद्रों से बड़ा है तो केवल और केवल विलायक के कण ही किससे होकर पास हो पाएंगे बेटा, ये विलायक के कणों का साइज है, विलायक के कण ही केवल किससे होकर पार हो पाएंगे, फिल्टर पेपर से और चरमपत्र झिल्ली से। निलंबन का कोई भी कण किससे पार नहीं होने वाला है बताओ, फिल्टर पेपर से और चरमपत्र झिल्ली से, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि फिल्टर पेपर से भी इनका पृथक्करण संभव है और चरमपत्र झिल्ली से भी इनका पृथक्करण संभव है। क्लियर होगी बात। चलिए अब आइए टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव देखो, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर सुबह सुबह अगर किसी रूम में प्रकाश आ रहा है तो किसी छोटे छिद्र से होकर तो वह फैल जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो उसका मार्ग क्या होता है, हमें साफ साफ स्पष्ट दिखाई देने लगता है और वहाँ पर हमें पार्टिकल तैरते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पर कोलॉइडी आकार के कण उसके मार्ग में आ जाते हैं
और उसके मार्ग को क्या कर देते हैं बेटा, प्रकीर्णित कर देते हैं, फैला देते हैं। जबकि यह प्रॉपर्टी किसकी नहीं है, वास्तविक विलयन की नहीं है। अगर आप वास्तविक विलयन ले लो, एक कांच का गिलास लो, उसमें पानी में आप क्या करना, चीनी को घोल लेना या नमक को घोल देना, और फिर आप एक टॉर्च मारना, ठीक। टॉर्च से जैसे ही प्रकाश गिराओगे उस पर, तो टॉर्च से जब प्रकाश हम लोग गिरा रहे हैं तो उसमें कोई फैलाव नहीं आएगा। जब फैलाव नहीं आएगा तो इसका मतलब वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर रहा है। जबकि कोलॉइडल विलयन क्या करेंगे, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। और निलंबन तो आपको पता है कैसा है, अस्थायी है, वो तो नीचे बैठ जाता है, पर कुछ पार्टिकल 2-4 तैर रहे हैं, 2-4 जो पार्टिकल तैर रहे हैं उनकी वजह से वहाँ पे टिंडल प्रभाव बहुत कम प्रदर्शित हो जाता है। तो देखो ये पॉइंट हमने लिखा है, टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयन नहीं दर्शाता है, जबकि कोलॉइडल विलयन दर्शाता है, और निलंबन बहुत कम दर्शाता है। क्लियर है पॉइंट। अब आइए ब्राउनिंग गति। ब्राउनिंग गति क्या होती है, हमने जब कोलॉइडल कणों को माइक्रोस्कोप से देखा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, तो रैंडमली इस तरीके से क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे। कोई भी उनकी डायरेक्शन के बारे में पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जिग-जैग मोशन कर रहे थे रैंडमली। इसी गति को ब्राउन ने सबसे पहली बार देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने, और इस गति को क्या नाम दे दिया गया, ब्राउनी गति। तो केवल कौन दर्शाते हैं, कोलॉइडल कण, ठीक है। तो वास्तविक विलयन भी नहीं दर्शाता है और ना ही निलंबन दर्शाता है। कौन दर्शाता है, केवल और केवल कोलॉइडल कण, ठीक। चलिए अब आइए गुरुत्व का प्रभाव। गुरुत्व का प्रभाव का मतलब क्या है कि ग्रेविटेशन में इन पार्टिकल्स पर क्या नीचे की तरफ ये बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे, इन ग्रेविटेशन। तो बताओ क्या हुआ, वास्तविक विलयन, आपने नमक किस में घोल दिया, जल में घोल दिया, अब उसको रख दिया गिलास को, तो क्या नमक नीचे बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा। अगर घुल गया एक बार तो घुल गया, इसका मतलब यहाँ पे गुरुत्व का प्रभाव नहीं है। जबकि अगर हम लोग बात करें किसकी, बालू की, हमने बालू किस में घोल दी बेटा, रेत में, तो आप उसे कितना भी घोल दो, जैसे ही आप गिलास को रखोगे तो क्या होगा, वहाँ पर बालू के कण नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और हम लोग कहेंगे गुरुत्व के प्रभाव के कारण नीचे बैठ गए और यहाँ पे अत्यधिक प्रभाव है। जबकि कोलॉइड में भी गुरुत्व का प्रभाव लगता है पर बहुत कम। जैसे पेंट का डिब्बा है, अब पेंट का डिब्बा आप लोग ले आए तो उसमें क्या है, पेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो समय के साथ साथ नीचे बैठ जाएंगे, पर एक साथ नहीं बैठने वाले। तो जब भी आप पेंट करोगे तो उसे थोड़ा सा बस क्या करना है, आपको घुमाना है और फिर दोबारा से करना स्टार्ट कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, सभी पार्टिकल्स फिर दोबारा से क्या हो गए, वितरित हो गए। तो यहाँ पे गुरुत्व का प्रभाव होता है बट क्या है, कम है इसकी तुलना में। क्लियर है पॉइंट। और मुझे लग रहा है कि ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे और आप इसका क्या ले सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइडल विलयन के बारे में, और यही हमारा पूरा डिटेल में टॉपिक है जिसके हमें स्टडी करना है, ठीक। देखो एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि यह समांगी के समान दिखने वाला विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कोलॉइडल कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, ठीक है। अब एक डेफिनेशन इसकी ये भी लिखी जाती है बेटा, यह समांगी के समान दिखने वाला विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं। देखो परिक्षिप्त प्रावस्था कहा गया यहाँ पर विलेय को, किसे कहा गया, विलेय को। यहाँ पर विलेय शब्द का यूज हम लोग नहीं करते हैं, विलेय और ब्लैक पर। इससे पहले वाले वीडियो में या आपको जो मैंने समझाया था कि विलेय और ब्लैक का उदाहरण लेके समझाया था, क्योंकि उस समय तक हम लोग इन शब्दों के बारे में जानते नहीं थे। पर आप जब भी कोलॉइड की बात करो तो आप परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम ही कहोगे, ठीक। और माध्यम आपको पता है हमेशा क्या रहता है, अधिक में, और अधिक मात्रा में हमारे विलयन में क्या रहता था, विलायक। तो जहां माध्यम है वहां पर आपको क्या समझ लेना है, विलायक, और जहां प्रावस्था है वहां पर आपको क्या समझ लेना है, विलेय। क्लियर है पॉइंट। जब जब कोलॉइड में अगर कोई आपसे पूछे परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमें विलेय ढूंढना है, और जब जब आपसे पूछे परिक्षेपण माध्यम क्या है तो आप समझ लेना कि हमें विलायक ढूंढना है जो अधिक मात्रा में। क्लियर है पॉइंट। तो अब लग रहा है कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। यह समांगी के समान दिखने वाला विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, जो कम मात्रा में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं। परिक्षेपण माध्यम में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कोलॉइडल विलयन कहते हैं। अब हमको डेफिनेशन क्लियर करनी है बेटा परिक्षिप्त प्रावस्था की, परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक। इसे कहते हैं इंग्लिश में डिस्पर्स्ड फेज। तो आप सिंपल सी डेफिनेशन बोलोगे, कोलॉइडल तंत्र में उपस्थित वह पदार्थ, कोलॉइडल तंत्र में उपस्थित वह पदार्थ जो कि कोलॉइडल आकार का होता है, कोलॉइडल कण के आकार का होता है, क्या कहलाता है बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। और यह कम मात्रा में क्या होता है, उपस्थित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे दूध की, तो देखो दूध में 2 घटक है बेटा, एक तो है जल
और एक है बसा। तो जल दूध में क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, परिक्षेपण माध्यम। क्या हो जाएगा हमारा, परिक्षेपण माध्यम। और बसा हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था। क्लियर है पॉइंट। तो जो कम वाला है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रावस्था, और जो अधिक वाला है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यम। ठीक है। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे परिक्षेपण माध्यम की, तो परिक्षेपण माध्यम की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, परिक्षेपण माध्यम की डेफिनेशन, कॉलॉइडी तंत्र में उपस्थित वह पदार्थ जो कि अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, या फिर क्या बोल दोगे, कॉलॉइडी तंत्र में उपस्थित वह पदार्थ जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण वितरित रहते हैं, क्या कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो बताओ, बसा के कण दूध में किस में वितरित थे, जल के अंदर, तो हम लोग कहेंगे जल यहाँ पर क्या हमारा माध्यम है। अब ऐसे ही आपको मैंने एक एग्जांपल और दिया, मक्खन। अगर मक्खन की बात की जाए तो मक्खन में भी क्या है बेटा, जल और बसा है, पर इस बार हमारी बसा क्या है, अधिक, और जल क्या है, कम है। तो बसा हमारी क्या बन जाएगी, माध्यम, और जल हमारा क्या बन जाएगा बेटा, प्रावस्था। क्लियर है पॉइंट। एक और एग्जांपल हमने दिया आपको, दूध हो गया, मक्खन हो गया, पनीर। पनीर में अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ क्या इसमें माध्यम है और क्या इसमें प्रावस्था है, तो पनीर में बसा ज़्यादा है तो बसा क्या होगी आपकी, माध्यम, और प्रावस्था फिर से क्या हो जाएगी आपकी, जल हो जाएगी। इसका मतलब बसा के अंदर जल वितरित है। क्लियर है पॉइंट। और मुझे लग रहा है कि आपको परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों समझ में आ गए होंगे, और कॉलॉइडी विलयन की डेफिनेशन इस आधार पर भी क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए अब हमने यहाँ पर किसकी डेफिनेशन क्लियर कर ली, कॉलॉइडी विलयन की। एक चीज़ और आपको याद रखनी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कॉलॉइड कोई पदार्थ नहीं है, कॉलॉइड पदार्थ की अवस्था है बेटा। क्या ये अवस्था, जब हम मिश्रण बना रहे हैं तो उस मिश्रण में एक पर्टिकुलर अवस्था को क्या बोला जा रहा है, कॉलॉइडी विलयन कहा जा रहा है या कॉलॉइडी अवस्था कहा जा रहा है, ना कि ये कोई पदार्थ है। ठीक, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा अगली क्लास में कॉलॉइड का वर्गीकरण। क्या होगा बेटा, कॉलॉइड का वर्गीकरण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमें इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में क्या करें बेटा, शेयर करें। ठीक, थैंक यू।